छपरौली जिसे गढ़ कहा जाता है रालोद का, उस सीट को आप जीतते हैं। एक बार पहले भी आप इसी सीट से विधायक रह चुके हैं और आपके नाम ये रिकॉर्ड रहा है कि जब पिछली बार भी आप जीते थे तब भी रिकॉर्ड मतों से जीते, इस बार जब आप जीते तो भी रिकॉर्ड मतों से जीते। तो ऐसा क्या जनता वहां पर आप में पसंद करती है और क्या काम आपने जनता की पसंद के अभी तक ऐसे किए हैं कि जनता आपको बार बार मौका दे? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं मेरठ महापंचायत के आयोजन के लिए एबीपी गंगा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि ये आयोजन अपने उद्देश्यों में सफल होगा और जिस तरीके से महापंचायत में जो विषय आप उठा रहे हैं निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए बहुत ही हितकारी होंगे। जैसा कि आपने कहा, मैं दूसरी बार विधायक हूँ। जनता अपने जनप्रतिनिधि को ईमानदार, कर्मठ और मेहनती देखना चाहती है। वो देखना चाहती है कि हमारे मसाइल के प्रति वो उसके कितना इन्वॉल्वमेंट उसका रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। दिनेश जी, एक मिथक हस्तिनापुर को लेकर था कि वहां से जो एक बार विधायक बन जाता है दूसरी बार वहां की जनता उसे नहीं चुनती, और उस मिथक को आपने तोड़ा। और ऐसे ही पश्चिमी यूपी में मेरठ को लेकर यह मिथक था कि जो यहां पर नगर निगम की सीट जीतता है वो पार्टी सत्ता में नहीं होती, यानी कि सत्ता से ऑपोजिट को ही यहां पर चुना जाता है। लेकिन यह मिथक भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। लेकिन आपने यहां की जनता के लिए, हस्तिनापुर की जनता के लिए क्या काम किया, बताएं। सबसे पहले मैं एबीपी गंगा की इस महापंचायत जो आप लोगों ने मेरठ में लगाई, आयोजन किया है, इसके लिए एबीपी गंगा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आम जनमानस के मुद्दों को लेकर के, ग्राउंड पे लेकर के सभी पार्टियों के लोगों को आपने महापंचायत में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जहां तक आप हस्तिनापुर की बात करते हैं, तो हस्तिनापुर अपने आप में एक ऐतिहासिक है जो हमारे लिए गौरव की बात है। पूरी दुनिया में हस्तिनापुर का नाम भारत के नक्शे पर है, पूरी दुनिया में एक हस्तिनापुर की पहचान है। ये सही बात है कि 1953 से लेकर के जब से असेंबली के चुनाव होते आ रहे हैं तब से लेकर आज तक दोबारा कोई वहाँ पर विधायक नहीं बना। लेकिन मैं जनता के आशीर्वाद से और श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली 2017 की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो सपने थे उसको साकार करने का काम किया है। चाहे किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, अति पिछड़े हो या दलित हो, सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर के साथ चले। लेकिन उसी हस्तिनापुर में एक पुल बनता है जिसका उद्घाटन भी नहीं होता और वो पुल गिर जाता है। आरोप लगते हैं कि भ्रष्टाचार का पुल है। जांच हुई सर, ऐसा कैसे हो गया कि उद्घाटन से पहले कोई पुल गिर जाता है? कैसे लोग भरोसा करें साहब? ये तो 1953 से लेकर और आज तक पूरे वेस्ट यूपी का रास्ता गुजरता था, बिजनौर होके सब लोग जाते थे, 3 से 4 घंटे का रास्ता था। लेकिन ये मैं धन्यवाद दूंगा श्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने ये पुल बनवाया। शायद मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कोई पुल नहीं गिरा, उसकी जो बाढ़ वहाँ पर आती है वो बाढ़ क्षेत्र है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, तो जो अप्रोच रोड होती है, बाढ़ के कटान के कारण वो अप्रोच रोड जो थी वो नीचे से कटान हो गया, पानी ने ज़्यादा कटान कर दिया मिट्टी का। लेकिन सर अप्रोच रोड हटी थी, लेकिन पुल को कोई बाढ़ की समस्या तो हस्तिनापुर में कब से है ना, आज की समस्या थोड़ी ना है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया आपने? उस समस्या को दूर करने के लिए आज तक भी कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी सरकार ने भी आज तक ये नहीं सोचा कि इसको बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को घोषित कराएं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं श्री योगी आदित्यनाथ जी को कि पहले बार वो बाढ़ग्रस्त घोषित हुआ और उसके बाद सबसे बड़ा जो काम हुआ है वह 73 करोड़ रुपए की लागत से हमारे यहाँ बांध बन रहा है। 2 बांध बन चुके हैं और बाकी सबसे बड़ा जो 24 किलोमीटर की लंबाई का बांध है वो काम चल रहा है, वो पूरा होने वाला है। अजय जी, खटीक जी कह रहे हैं और रालोद का भी जिक्र करते हुए वो कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी की सरकार हो, बाढ़ग्रस्त कभी उसे घोषित नहीं किया, काम किया है मैंने, ऐसा वो कह रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें?
इस पे तो यही ज़्यादा बता सकते हैं, ये मेरे क्षेत्र का मसला नहीं। मैं जो आपको बताऊं, जो सारी समस्याएं हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि प्रधान क्षेत्र में गन्ना प्रमुख यहाँ की फसल है। आज गन्ना किसान तराई तराई कर रहा है। पिछले 6 वर्षों में गन्ने का मात्र 35 रुपए की बढ़ोतरी हुई, यानी कि 35 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी हुई और गन्ने का भुगतान नहीं समय से। तो अजय जी, छपरौली तो गढ़ है ना रालोद का, क्यों गन्ने की पेमेंट क्या इतनी कमजोर हो गई रालोद कि किसानों की बात तक नहीं उठा पा रही, उनको पेमेंट नहीं दिला पा रही, इतनी कमजोर हो गई? अगर मुझे गर्व है कि गन्ना या किसान या गांव देहात की सबसे ज्यादा समस्याओं को कोई पार्टी उठाती है और बड़ी मुस्तैदी से उठाती है, तो उसका एकमात्र जवाब है राष्ट्रीय लोकदल। तो फिर क्या हमारे नेता जयंत चौधरी जी। सर आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ, तो क्या वजह है कि गन्ना किसान जो है पेमेंट को लेकर के हमेशा शिकायत करता है, उनको इतनी तकलीफ रहती है, क्या वजह है? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सरकार पेमेंट कराए। इन्होंने वादा किया था 14 दिन में गन्ना भुगतान करा देंगे, 14 दिन तो क्या 1 साल भी का भुगतान नहीं हुआ। मलकपुर चीनी मिल का पूरे साल का 465 करोड़ रुपया बकाया है और सरकारी सहकारी क्षेत्र की जो मिलें हैं, रमाला का 73 करोड़ रुपया और बागपत चीनी मिल का 37 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो भुगतान कराए। मैं सबसे पहले तो एबीपी गंगा का धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपने मंच दिया। और मैं डॉक्टर अजय जी से ये पूछना चाहता हूं कि 2012 और 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार और आज आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से, और मैं इनसे जानना चाहता हूं, जो किसानों के मसीहा रहे और जिनके आदर्शों पर चलकर आज भी किसान उन्हीं को याद करते हैं, उस माननीय चौधरी चरण सिंह जी की जो नीति और रीति थी, आज वो तो रही नहीं। आज वो जो कि तो सपा में गठजोड़ करके सपा की रीति नीति पर काम कर रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि 2012-17 के बीच में जो गन्ने का मूल्य का भुगतान हुआ और जो 17 से लेकर 22 तक का हुआ, वो लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का भुगतान है। आप उसमें देखिए, उसकी कंपैरिजन करेंगे तो उससे लगभग आधे से ज़्यादा गुना फर्क मिलेगा। तो 12 से और 17 में आरएलडी कहाँ गई थी? आपने कभी क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि इन्होंने कभी देखा कि 12 से और 17 में कितना भुगतान हुआ और 17 से और 22 तक अभी तक कितना भुगतान हुआ? आप मैं बताना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब से, हमारे क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप नोएडा बुलंदशहर देखेंगे तो वहाँ वेव आपका जो चीनी मिल है। अगर आप मुरादाबाद जाएंगे, मुरादाबाद संभल चंदोसी जाएंगे तो वहाँ पर वीनस शुगर मिल है। अगर आप बिजनौर और नगीना क्षेत्र में जाएंगे तो नगीना शुगर मिल है। अगर मेरठ और गाजियाबाद आएंगे मोहद्दीनपुर शुगर मिल है। अगर आप बागपत शामली मुजफ्फरनगर जाएंगे तो रमाला मिल है जो इनके क्षेत्र में पड़ती है। आप ये देखिए 1000 करोड़ का पैकेज दिया माननीय योगी जी ने। सुनिए 1000 करोड़ का पैकेज दिया इनको चलाने के लिए 8 साल से। जब आपकी सरकार नहीं थी धर्मेंद्र जी, जब आपकी सरकार नहीं थी, सुनिए दया शुगर मिल, सर सुनिए ना, आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो जनता ने भी तो एक कंपैरिजन किया होगा तभी आपको चुना। लेकिन अगर आपके चुनने के बाद भी किसान परेशान है बकाये की वजह से, तो साहब इसकी जवाबदेही रालोद की बनती है, समाजवादी पार्टी की बनती है, भारतीय जनता पार्टी की बनती है। बीमारू प्रदेश को किसी आदमी के हाथ में दिया जाता है, किसी के हाथ में दिया जाता है, उसको समय लगता है। अगर कोई कैंसर से ग्रस्त कोई अगर पेशेंट चला जाए तो पश्चिम पूरा प्रदेश जब माननीय योगी जी को मिला, उसको ये देखो ना कितने दशक बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इससे पहले किसकी सरकारें थी प्रदेश के अंदर क्या? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने इतना सब कर दिया, आप सब कुछ गिनवा रहे हैं, टिप्स पे आपको सब याद है, पूरा होमवर्क आप करके आए हैं, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि मेरठ में 7 सीटों में से सिर्फ 3 आपको मिलती हैं, 1 रालोद के पास चली जाती है, 3 समाजवादी पार्टी के पास चली जाती है? क्या हो गया सर ऐसा? इतना काम आप गिना रहे हैं। तो ये भी तो बताइए कि पूरे प्रदेश में 273 सीट मिलती हैं और दोबारा से 37 साल बाद का रिकॉर्ड टूटता है। मैं मेरठ की धरती की बात कर रही हूँ ना। एक बड़ा सवाल उठता है, आप लोग मिलकर लड़ेंगे ठीक है, लेकिन एक नेता कौन होगा? क्या इसको लेकर एक्सेप्टेंस है विपक्ष में? ये सारे मसले
आगे ये बड़े नेताओं का सवाल है, आज का मेरा विषय नहीं है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, जिस तरीके से जनता परेशान है। किसान की बात लें, आज किसान दिन भर काम करता है, रात में पहरेदारी करता है। फावड़ा उसके हाथ में था, एक लाठी और थमा दी इन्होंने। पूरी रात पहरेदारी करनी पड़ती है आवारा पशुओं से। प्रदेश में 12 लाख पशु हैं, उनमें से 8 लाख संरक्षित हैं और 4 लाख आवारा पशु हैं जो खेत को खा रहे हैं, सड़कों पर बैठे रहते हैं। अनेक कारण बनते हैं दुर्घटनाओं के, और न जाने कितनी हत्याएं हो चुकी हैं इनके टक्कर मारने से। तो ये समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पॉइंट आपने बहुत सही बोला। ये सवाल मेरा भी था। आवारा पशुओं की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, निजात नहीं मिल रही है। किसान क्या क्या करे साहब? अपने हर ब्लॉक में माननीय महाराज जी ने, परम पूजनीय आदरणीय योगी जी ने हर ब्लॉक में एक गौशाला बनाने का निर्णय लिया था। उसमें गौशाला का निर्माण हुआ। और फिर वही बात आती है, आप कह रहे मुद्दा तो है, लेकिन आप ये पूछिए कि क्योंकि आरएलडी सपा से मिलकर सपा के सिद्धांतों पर चल रही है और वो चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों पर नहीं चल रही, भारतीय जनता पार्टी चल रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, गौ माताओं का क्या होता था? कभी आपने विचार करो ना इस बात को कि पहले 2017 से पहले गौ माताओं का क्या होता था, जो हमारी पूजनीय होती है, जिसके पंचगौ बताते हैं कि जो पूरा का स्वर्ण भस्म होता है। तो ये चीजें अब आप ये बताइए कि एक गौशाला लगभग 80% ये समस्या का निदान होना काफी है। 80% इस नीति पे पूर्ण विचार करें, बचा हुआ है, पैसा बढ़ाएं, तो 20% और में भी इनको काम और चल रहा है। करें। तो मुझे तो लगता नहीं कि उसमें कोई ऐसी समस्या आएगी। अच्छा धर्मेंद्र जी, समस्या आई हुई है, आप तो शिक्षाविद हैं, कर रहे हो। एक नीति के नाते, एक आपके एजेंडे के नाते आप इसको इग्नोर कर रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लठ लेके खड़ा है किसान। जवाब देना चाहेंगे? किसान लठ लेकर खड़ा है अपने फसलों को बचाने के लिए। हाँ, किसान कोई लठ लेकर नहीं खड़ा हुआ है। किसान को किसान सम्मान निधि मिलती है, किसान को मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना मिलती है। 2 करोड़ नाम काट दिए गए। बता रहा हूँ, 2 करोड़ किसानों के सम्मान निधि। महाराज जी ने कहा ना अभी सदन में, क्या कहा? अगर जो मैं कहता हूँ वो पूरा करता हूँ। और उन्होंने ये कहा था कि किसानों की बिजली, मैनिफेस्टो में था, बिजली माफ करेंगे। किसानों की आय दुगनी होने का काम यही है। जब किसी नलकूप वाले की, जिसकी बिजली का बिल है, सारा माफ हो गया, और सर बिजली का बिल माफ हो गया, गलत बयानी तो आप कर ये रहे हैं। बताइए कि बिजली कहाँ भी फ्री हुई है? बिजली कहाँ फ्री हुई है? अभी तो घोषणा करी इसी बजट में। अभी इसी घोषणा बजट में करी। आप हुई है? बजट एक बात बताएं, उस बजट में घोषणा हुई तो आपको बिजली मेरे का माफ काबिल साथी से मैं इतना पूछना चाहता हूँ, लेकिन वो घोषणाएं जब अमल में आए, घोषणाओं पर अमल क्यों नहीं हो रहा? अमल कब होगा? आज बिजली की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, अगर एक 24 घंटे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।